नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। DU के सेकेंड राउंड की जो एडमिशन है उनकी समय सीमा आज समाप्त हो गई और जो एक शॉकिंग डाटा कल रात को देखने को मिला था 9 बजे रात तक के एडमिशन का 29 अगस्त तक, उसके बाद जो है वो अब लगता है कैंडिडेट्स को कि शायद आने वाले जो तीसरी सूची है या उसके बाद अगर कोई और राउंड आता है तो सीटें शायद बचेंगी ही नहीं, क्योंकि DU की जो सैंक्शन सीटें हैं उसकी सीमा भी पार हो चुकी है। हम मौजूद हैं DU के रामजस कॉलेज में और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रोफेसर अजय अरोड़ा हैं जो कि प्रिंसिपल हैं रामजस कॉलेज के और डेटा एक्सपर्ट भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं सर कि क्या लगता है आपको कि अब एडमिशन ओवर हो गए? नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। आपके माध्यम से मैं वो सभी कैंडिडेट्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों में बहुत सारे कोर्सेज के लिए आस लगा के बैठे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा अभी भी उनके लिए काफ़ी सीटें का अवेलेबिलिटी रहेगी। ये सिंपल सा इसका रीज़न अगर आप देखिए, अगर आप पहली दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन की जो प्रेस रिलीज़ थी, अगर उस डाटा को लेके मैं चलूँ तो उस डाटा में दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकरीबन 71,000 सीटों के अगेंस्ट 97,387 सीटें बच्चों को ऑफ़र की और जिसमें से तकरीबन 83,000 स्टूडेंट्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया और अल्टीमेटली उसमें से सिर्फ 65,000 बच्चों ने फर्स्ट एडमिशन लिया। ये थोड़े से नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसमें तकरीबन फाइनली उस 65,843 सीटों के अगेंस्ट 21,000 बच्चों ने अपनी सीट फ्रीज कर दी, अर्थात जो उनको फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज और जो प्रोग्राम मिला उसमें उन्होंने अपनी सीट कंफर्म कर ली। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ ही महाविद्यालय, बहुत से महाविद्यालयों में बहुत से प्रोग्राम में कुछ बच्चों ने अपनी सीटें फिक्स कर ली। तकरीबन 41,000 के करीब ऐसे विद्यार्थी रहे जिनका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ, जिन्होंने अपग्रेड के लिए डिमांड किया। अगर अब हम सेकंड लिस्ट की तरफ देखें जिसका एडमिशन आज ख़त्म हो गया, उसमें आज के दिन में तकरीबन 72,000 एडमिशन हो चुके हैं, जो कि सीटें थी तकरीबन 71,600। अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि सारी सीटें भर गई। क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सिर्फ ये है कि 71,600 सीटों के अगेंस्ट 72,351 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, एडमिशन ख़त्म है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं इसलिए है क्योंकि बहुत से महाविद्यालयों में उनकी जितनी सैंक्शन सीटें थी प्रोग्राम में, उसके में एक्सेस एडमिशन हो गया। इसका मतलब है कि अगर महाविद्यालय ए में अगर 100 सीटें थी, अगर उसके अगेंस्ट 120 सीटों में एडमिशन हो गया है, तो उसका मतलब है कि किसी महाविद्यालय में 100 के अगेंस्ट 80 होगा। ये एग्जाम्पल है, ये किसी महाविद्यालय में कुछ में कम, किसी में ज़्यादा। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत से महाविद्यालय ऐसे होंगे, बहुत से प्रोग्राम भी ऐसे होंगे जहाँ पे अभी भी पूरी सीटें नहीं भरी, क्योंकि कुछ कोर्सेज और कुछ कॉलेजेस में सीटें एक्सेस भरी जा चुकी हैं। अब ऐसा कितनी सीटों की संभावना है कि कितने और बच्चे आएंगे, इसकी डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि प्रोग्राम वाइज, लेकिन तकरीबन जो मेरा असेसमेंट रही फर्स्ट से सेकंड लिस्ट में, वैसी असेसमेंट मेरी ये है कि तकरीबन 18 से 20,000 बच्चा अब ये सिस्टम में सेकंड से थर्ड लिस्ट में ऐड होगा। ये अभी मैं आपको रेगुलर एडमिशन के बारे में अपनी समझ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो सुपर न्यूमेरिक हैं, जो जिसमें ECA, स्पोर्ट्स और CW, शायद CW की भी एडमिशन शुरू हो गई है होगी, और उन सीटों को अगर हमें हटा दूं तो बाकी सीटों में अभी 18 से 20,000 नया बच्चा ऐसा है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट प्रोग्राम्स में अभी भी
एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, अगर मैं फर्स्ट लिस्ट में जो डेटा था उसके हिसाब से देखूं। अभी अगर आप सेकंड लिस्ट के बाद का एनालिसिस देखें तो तकरीबन 40,000 बच्चों ने 72,351 एडमिशन में से अपनी सीटें फ्रीज कर ली, अर्थात वो अपने जिस प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया वो हो गए। अगर मैं उसको पिछले से कंपेयर करूं तो रफली डबल हो गए। पिछली बार 20,000 कुछ था, अब तकरीबन 40,000 है। तो इसका मतलब है कि पहली लिस्ट में 20,000 फ्रीज हुए, सेकंड लिस्ट में और 20,000 फ्रीज हो गए, क्योंकि वो 20 तो पहले ही लिस्ट में फ्रीज हो गए थे। और वही नंबर अगर मैं अपग्रेडेशन को देखूं तो उसी अनुपात में मेरा अपग्रेडेशन के लिए आता है। लेकिन अब अपग्रेडेशन जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। पहली से दूसरी में जो अपग्रेडेशन था जितना हुआ, और अब जो सेकंड से अब जो लिस्टें आएंगी उसमें अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी पहले से कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एडमिशन हो रखे हैं वो रफली चाहते ना चाहते फ्रीज मोड में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जो नई इसी वजह से नए बच्चों को एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ गई है कंपेयर टू अपग्रेडेशन के। तो यही मेरा एक छोटा सा एनालिसिस जितना मुझे भी समझ आ रहा है कि तकरीबन 18,000 के आसपास नए बच्चों को एडमिशन मिलेगा, और फ्रीज की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम होगी, जो कि फर्स्ट से जब हम सेकंड में गए उसमें जो अपग्रेडेशन था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। मतलब सर ये जो थर्ड राउंड आएगा तो आपको लगता है कि ये जो एडमिशन है पूरा कंसोलिडेट हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रीमलाइन आ जाएगी इस बार? देखिए ये आप इसको अगर एक मोटे मोटे अनुपात या एस्टिमेट में कहा जाए काफ़ी हद तक, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं वो चंचल स्वभाव के होते हैं। वो उनके मन में होता है यहाँ से वहाँ चले जाए, वहाँ से चला जाए, इस वजह से ये इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक रहते हैं। लेकिन हाँ, प्राय मुझे लगता है कि इस बार जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन ब्रांच ने जो डिसीज़न लिया और जिस हिसाब से एक्सेस सीटें का फार्मूला किया, उससे ये इफ़ेक्ट दिख रहा है कि आप ये देखिए कि सेकंड लिस्ट में भी काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है। और अगर आप कभी भी किसी एडमिशन का क्राइटेरिया कोई भी रहा हो, प्रोसेस कोई भी रहा हो, फिजिकल ऑनलाइन, 4-4, 5-5, 6-6 लिस्टें आती थी। तो अगर ये 2 लिस्टों में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले एक लिस्ट के बाद मोर और लेस मैक्सिमम कॉलेजेस में, मैक्सिमम प्रोग्राम में सिचुएशन काफ़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो सर जो थर्ड राउंड आएगा उसमें आपको लगता है कि सर जो ज़्यादा सीटें आएंगी वो दूर दराज के कॉलेजेस में होंगी? देखिए ऐसा इसके बारे में मेरी समझ एज ए इंडिविजुअल बड़ी डिफरेंट है। आजकल के बच्चे अब बहुत अच्छा नंबर ये देखने लगता है कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, ट्रैवल टाइम। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो जिसको हम कैंपस के बाहर भी कहते हैं, वो अपने ऐसी जगह पे है लेकिन उन कॉलेजेस का बहुत नाम है। कुछ कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम का बहुत बढ़िया नाम है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती नहीं है, लेकिन हाँ अभी कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स रहती हैं कि जो शायद पर्टिकुलरली ग्रामीण परिवेश में कुछ कॉलेजेस आते हैं, अभी भी 1-2 कॉलेजेस हैं, और वो वहाँ पे लड़कियां हैं। तो एक लड़की और लड़की की रेशो की वजह से भी और वुमेंस कॉलेज की वजह से भी थोड़ा सा ये डेटा जो होता है ये बड़ा इसका एनालिसिस अपने आप से थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, लड़कियों के चांसेस अपने में बढ़ जाते हैं, कई बार उनके लिए एनसी वेब भी है। कई बार कुछ लड़कियां ये डिसाइड करती हैं कि वो रेगुलर कॉलेज में ना जाके एनसी वेब में चली जाएं, और तकरीबन 50% बच्चा जो एसओएल में अपने आप को एनरोल करता है उसमें लड़कियां भी होती हैं। तो लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्जैक्टली 50% कॉलेजेस तो वुमेंस के नहीं है, लेकिन उस सेंस में देखा जाए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रेशो है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, तो ये जो बाहर के कुछ कॉलेजेस वुमेंस कॉलेज रहते हैं उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट सीटों खाली होने का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्या सर अब एक बैकअप प्लान भी लेके चलने की ज़रूरत है जो थर्ड लिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं,
बैकअप प्लान तो मुझे जो लगता है कि पहली दो लिस्ट की जो एनालिसिस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन ब्रांच को ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तीसरी लिस्ट में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, नमस्कार। बढ़िया विश्लेषण के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।